नमस्कार साथियों, मैं हूं यादराम और आप देख रहे हैं IITian अकेडमी सीकर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी बंधुओं का इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं संधि का टॉपिक। हिंदी विषय में संधि का जो टॉपिक है वो बच्चों को काफी परेशान करता है। यानी जो मेरे साथी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए ये सबसे अहम और अच्छा टॉपिक भी माना जाता है और उनके लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट भी होता है। तो इसको आज हम बड़े ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आप इस क्लास को पूरा देखें, बाकी आगे की जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको कैसे समझाता हूं, कैसे आपको जहन में बिठाता हूं। ठीक है, चलिए आज हम बात कर लेते हैं संधि की। लेकिन मैं उससे पहले एक बात आपको बता देता हूं कि पूरे के पूरे व्याकरण को, जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण को प्यारे दोस्तों हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं और इसके बाहर हिंदी में कहीं भी कोई भी चीज बचती नहीं है। तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो वर्ण विचार या वर्ण विधान, एक पार्ट तो व्याकरण का वर्ण विधान वाला है, दूसरा पार्ट शब्द विधान का है, शब्द विधान। और यदि मैं बात करूं तीसरे पार्ट की तो यहां पर है वाक्य विधान या वाक्य विचार भी कह सकते हैं आप, विधान भी कह सकते हैं। विधान कहेंगे तो ज्यादा न्याय संगत होगा। देखिएगा, जो वर्ण विधान है उसमें हम अध्ययन करते हैं प्यारे दोस्तों वर्णमाला का। किसका अध्ययन करते हैं? वर्णमाला का अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमने वर्णमाला पढ़ ली है, वर्णमाला का अध्ययन करेंगे। यहां पर शब्द विधान की यदि मैं बात करूं तो यहां पर संज्ञा हम पढ़ते हैं, संज्ञा के अलावा सर्वनाम पढ़ते हैं, सर्वनाम के अलावा आप विशेषण पढ़ते हैं। ये सब के सब किसमें शामिल किए जाते हैं प्यारे दोस्तों? संधि विच्छेद पढ़ते हैं, संधि विच्छेद या संधि पढ़ते हैं। ये सब के सब किसमें शामिल है प्यारे दोस्तों? शब्द विधान में। तो शब्द रचना और शब्द रचना में हम सबसे पहले जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है प्यारे दोस्तों? संधि। आज हम संधि के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे और संधि को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। और आज के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से संधि पढ़ने की आवश्यकता रहेगी या फिर रिपीट करने की, बहुत ज्यादा बार रिपीट करने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, हालांकि रिपीट करना चाहिए, चीजों को स्थायी रूप से याद रखने के लिए रिपीट जरूरी है ना। तो दौरान तो जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि आज आप संधि को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। चलिए, संधि के लिए पहले तो अपने दिमाग से डर निकाल दें बाहर की संधि होती क्या है, संधि समझ में नहीं आएगी। भैया सबसे पहली बात है, संधि जितना सरल टॉपिक और कोई है नहीं हिंदी में। तो सबसे पहली बात तो है कि संधि क्या किसे कहते हैं। चलिए देखो, संधि का जो सामान्य अर्थ है उसकी बात कर लेते हैं। सामान्य अर्थ संधि का, पहले तो इसको समझ लीजिएगा। सामान्य अर्थ यह है कि संधि का मतलब क्या होता है? दो राजाओं के बीच में संधि हुई, दो विपक्ष पार्टियों के बीच में संधि हुई। ये ऐसा आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के और राजाओं के बीच में, रजवाड़ों के बीच में संधि हुई। तो संधि का मतलब होता है आपस में बातचीत, समझ लेना एक दूसरे की, या मेल हो जाना। इसका शाब्दिक अर्थ मेल होना होता है या मेल करना होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ, या फिर यूं कह सकते हैं सामान्य अर्थ। ठीक है, अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं कि संधि की जो किताबी परिभाषा है या फिर जो आपको पढ़नी है वो क्या है। तो इसमें किसका मेल होता है तो ध्यान रखेंगे, यहां पर आपको संधि की परिभाषा के लिए आपको ये ध्यान रखना है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। ये एक नॉर्मल सी परिभाषा है, लेकिन वो मेल हो जाए तो वहां पर क्या होना चाहिए? विकार उत्पन्न होना जरूरी है प्यारे दोस्तों।
तो इसके लिए ये तो नॉर्मल परिभाषा थी, ये थोड़ी सी और इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूं, तो जरा ध्यान देना। अच्छा, आप सोचेंगे कि सर इतनी सारी परिभाषाएं मत दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक ही लाइन में समझा दूंगा। इसकी परिभाषा किसी से पूछी भी नहीं जाती है, किसी परीक्षा में पूछी भी नहीं जाती है, बहुत नॉर्मल ये बात है। और बहुत सारे बच्चे तीसरी चौथी कक्षा में समझ के आते हैं, 5वीं कक्षा 8वीं कक्षा में तो जरूर समझ जाते हैं कि संधि किसे कहते हैं, संधि में वर्णों का मेल होता है या शब्दों का मेल होता है। चलिए खैर, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अब यहां पर देखिएगा, मात्र 2 से 3% शब्दों में ही होती है, प्रतिशत शब्दों में ही होती है, में ही होती है। यहां पर यह बात भी ध्यान रखने लायक है कि संधि, हर शब्द में संधि नहीं ढूंढने बैठ जाए आप। कोई बच्चा है वो कुछ भी बोलेगा कि इस शब्द का संधि विच्छेद करके बताइए या संधि करके बताइए, इसमें कौन सी संधि है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि अगर आपने संधि पढ़ ली है तो फिर मैं आपके सामने क्वेश्चन करता हूं, उसका आंसर दीजिए। आप आपके सामने बोलेगा टेबल का संधि विच्छेद करके बताइए, नहीं हो सकता। आंख का संधि विच्छेद करके बताइए, नहीं हो सकता। कमरे का संधि विच्छेद करके बताइए, नहीं हो सकता। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, ज्यादा वर्ड ऐसे हैं जिनका संधि विच्छेद संभव ही नहीं है। तो आप उनके उलझन में ना पढ़ करके ऐसे शब्द जिनमें संधि हो सकती है उनको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी की मात्र 2 से 3% शब्दों में ही क्या होती है, संधि होती है। इसके अलावा सभी शब्दों में संधि नहीं होती है। इसके लिए एक बहुत बड़ी सी शर्त आपके सामने यह है कि केवल तत्सम शब्दों में ही संधि होती है। केवल तत्सम शब्दों में ही संधि होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तत्सम शब्द क्या होते हैं इनकी भी मैं बात कर लूंगा, लेकिन पहले ये तथ्य देख लें एक बार। केवल तत्सम शब्दों में ही संधि होती है, केवल तत्सम शब्दों में ही संधि होती है। तद्भव शब्दों में, विदेशी शब्दों में संधि नहीं होती है। याद रखें, यदि 2 वर्णों को या 2 वर्णों का मेल होने के बाद, मेल होने से उच्चारण व लेखन में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वहां संधि नहीं होगी। क्या नहीं होगी प्यारे दोस्तों? संधि नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। संधि नहीं मानी जाएगी। वहां पर क्या माना जाएगा? वहां पर केवल संयोग होगा। वहां पर क्या होगा? संयोग होगा। उसे हम संयोग कह सकते हैं, संधि ना कह करके। ठीक है, ये बात समझ गए हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात अच्छे से रीड कर लें आप। संधि का सामान्य अर्थ होता है, या सामान्य भाषा में अगर संधि को जाने तो संधि का मतलब होता है मेल होना। अब जो किताबों में परिभाषा दी हुई होती है वो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है, या संधि कहलाती है। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो नीचे दी हुई अगली लाइन, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ही संधि कहलाता। ठीक है, संधि हिंदी के केवल 2 या 3% शब्दों में ही होती है, सभी शब्दों में संधि नहीं होती है, इस बात को भी ध्यान रखें। केवल तत्सम शब्दों में ही संधि हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। यदि 2 वर्णों का मेल हो रहा है, यानी 2 वर्णों का मेल होने से उच्चारण में लेखन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वहां पर आप संधि नहीं कहेंगे, वहां पर क्या कहेंगे? ये संयोग मात्र है। ठीक है, चलिए ये 3-4 बातें आपको समझ लेने की आवश्यकता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर देखना, बहुत प्यारी सी बात कर रहे हैं हम यहां पर। यदि मैं कहूं दोस्तों
संधि में दो पद जरूर होंगे। संधि में क्या होंगे? दो पद जरूर होंगे। ठीक है, संधि में दो पद कौन से होंगे उनकी बात मैं कर ले रहा हूं आपके सामने। संधि में दो पद होते हैं, एक प्रथम पद और एक होता है द्वितीय पद यानी दूसरा पद। देखिए, कोई भी एक उदाहरण ले लेते हैं और उसमें हम बात कर लेते हैं। एक उदाहरण लेकर के मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। संधि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, इसको अभी समझ जाएंगे आप पूरा का पूरा। तो जरा ध्यान दें, एक होता है प्रथम पद, एक होता है द्वितीय पद या दूसरा पद। अब इसमें क्या आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? जैसे मान लीजिए हमने एक बहुत अच्छा सा उदाहरण लिया, मान लीजिए परम धन अर्थ, एक उदाहरण ले लिया हमने। तो ये तो है प्रथम पद और ये है द्वितीय पद। ये तो क्या है? प्रथम पद और ये क्या है? द्वितीय पद। परम तो प्रथम पद है और अर्थ द्वितीय पद है। तो इसके लिए आपको ये पद तो आपको समझ में आ गया कि पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। किसी शब्द में तीन पद भी हो सकते हैं, लेकिन दो पदों का होना तो अनिवार्य है। दो पदों का होना तो क्या है? अनिवार्य है, नहीं तो संधि किसमें करोगे फिर आप। ठीक, तो समझना कि दो पद होते हैं। तो इसके लिए एक शर्त दे देता हूं मैं आपको, बहुत प्यारी सी, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की उसमें जरूरत नहीं है। जरा समझने का प्रयास करना प्यारे दोस्तों कि प्रथम पद का आखिरी वर्ण व प्रथम पद का आखिरी वर्ण व द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ही मेल करते हैं। अब यहां पर समझना, ये पहला पद है, पहले पद का आखिरी वर्ण क्या है दोस्तों? मैं। ठीक है, और इस दूसरे पद का पहला वर्ण यानी प्रथम वर्ण कौन सा है? ए। तो इन दो में ही चेंज करना है हमें, बाकी के पद से हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसा है वैसा का वैसा उसे लिख देना है। आपको ध्यान ये रखना है, देखो संधि विच्छेद तो किया हुआ हो रहता है तो बहुत सारे बच्चे लगभग समझ जाते हैं, लेकिन ये जब संधि पद आ जाता है और उसका विच्छेद करना होता है तब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं कि संधि में या संधि करते समय हमें दो पद मिलेंगे और दो पदों में जो पहला पद होगा, पहले पद का आखिरी वर्ण आपको चेंज करना है और दूसरे पद का पहला वर्ण आपको चेंज करना है। वर्ण तो समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तो यहां पर आइए, देखो पहला पद ये है परम और परम का आखिरी वर्ण क्या है? मैं। यहां पर दूसरा पद क्या है? अर्थ, और अर्थ पद का पहला वर्ण क्या है? ए। तो इनमें ही हमें बदलाव करना है, बाकी को ऐसे कैसे लिखना है तो देखो मैं लिख करके बता देता हूं प्यारे दोस्तों। पैर ऐसे कैसे लिख दिया हमने, कहां दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इस मैं में कौन मिला हुआ है? ए मिला हुआ है। तो मैं को अगर मैं यहां लिखूं और इसमें से मैं यदि ए निकाल लूं तो मैं कैसा बचेगा? आधा बचेगा। अगर आगे यहां पर ए निकाल लिया था मैंने, अगर आगे मैं ए निकाल लूं तो क्या बचेगा दोस्तों? रथ बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। अब इसमें हमें क्या करना है? ए और ए से मिलकर क्या बना होता है ये बताओ? ए और ए से मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। ये आ की मात्रा मुझे कहां लगानी है? जहां से मैंने मात्रा निकाली है वहीं लगानी है। तो देखना, मैं दोबारा से इसको लिख रहा हूं, पैर मैं में आ की मात्रा लगाऊंगा तो मां, और बाकी ऐसे के ऐसे लिख दिया मैंने। तो क्या बनकर तैयार हुआ दोस्तों? परमार्थ बनकर तैयार हुआ। क्लियर है? ये बात समझ गए हैं आप? बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, तो संधि में इतनी सी बात समझ ले मोटे मोटे तौर पर एक बार आप, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, संधि सभी शब्दों में संधि नहीं होती है। संधि का सामान्य अर्थ मेल होता है। संधि वर्णों में की जाती है, ना कि शब्दों में की जाती है। संधि में दो पद निश्चित रूप से आपके सामने होंगे और संधि करते समय आपको पहले पद का आखिरी वर्ण देखना है और दूसरे पद का पहला वर्ण देखना है। ये तो है मोटी बातें।
ठीक है, ये है बड़ी बातें और मोटी बातें प्यारे दोस्तों, तो ये आप जरूर समझ गए होंगे। उसके बाद यदि मैं आगे बढ़कर के बात करूं संधि की, तो यहां पर आपके सामने संधि के प्रकारों को लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। संधि के जो प्रकार होते हैं वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक तो होती है प्यारे दोस्तों स्वर संधि, एक होती है आपकी व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि। ठीक है, एक स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी क्या होती है? विसर्ग संधि। तो आज हम जिस संधि की चर्चा करने वाले हैं वो है आपकी स्वर संधि। बहुत अच्छे से याद रखने वाली बात है, जिस संधि की आज हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे दोस्तों वो कौन सी संधि है? स्वर संधि, ये वाली संधि। अब ये वाली संधि की परिभाषा भी हम जान लेते हैं। मोटे तौर पर इनकी परिभाषा बता देता हूं, यहां पर याद रखेंगे कि स्वर से स्वर के मेल से स्वर संधि का निर्माण होता है। यहां पर स्वर से स्वर का मेल, स्वर और सामने भी क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। यहां पर इसका नियम बता देता हूं मोटे तौर पर। पहले व्यंजन आएगा, पहले पद का आखिरी वर्ण क्या होगा? व्यंजन, और व्यंजन के बाद चाहे व्यंजन आए और चाहे स्वर आए। ठीक है, और यहां पर इसकी भी मोटी बात बता देता हूं कि पहले विसर्ग होगा और विसर्ग के बाद चाहे व्यंजन आए और चाहे स्वर आए, चाहे क्या है? स्वर आए। तो यहां पर व्यंजन के बाद व्यंजन आए या स्वर आए तो व्यंजन संधि होगी, विसर्ग के बाद व्यंजन आए या स्वर आए तो विसर्ग संधि होगी। लेकिन दोनों तरफ जब स्वर ही स्वर हो, दोनों तरफ क्या हो प्यारे दोस्तों? स्वर ही स्वर हो, तो वहां पर कौन सी संधि आएगी? वहां पर स्वर संधि कार्यरत होगी। वहां पर कौन सी संधि कार्यरत होगी? स्वर संधि कार्यरत होगी। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। स्वर संधि में क्या होता है कि स्वर के बाद स्वर के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। इसकी परिभाषा में यहां पर लिख दे रहा हूं बच्चों। स्वर से स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि कहा जाता है। विकार तो होना आवश्यक है प्यारे दोस्तों, विकार नहीं है तो ये समझ लीजिएगा कि वो संधि नहीं है। तो स्वर से स्वर के बाद में जो स्वर आएगा और दोनों से एक नया स्वर बनेगा या फिर एक नया शब्द बनेगा या फिर एक शब्द में कुछ चेंजमेंट आएगा, विकार आएगा, उसमें कुछ बदलाव आएगा बोलने में भी और लिखने में भी, तो ही वहां पर संधि है। और स्वर का अगर विकार आ रहा है तो आप समझिएगा, यकीन मानिएगा वो स्वर संधि का उदाहरण है या स्वर संधि है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्वर संधि को बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। ये सबसे डिफिकल्ट भी लगता है बच्चों को और बहुत मजेदार भी है। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद में आपको स्वर संधि और पूरी की पूरी संधि का जो चैप्टर है वो आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा। चलिए तो स्वर संधि की बात कर लेते हैं। यहां पर आज हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्वर संधि ले लेते हैं यहां पर। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा मैंने आपको बता दी प्यारे दोस्तों। स्वर संधि की परिभाषा मैंने आपको बता दी है और स्वर संधि के कुछ भेद मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जरा ध्यान से देखना। देखो, स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। एक है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा जो भेद है वो है आपका, याद रखिएगा, एक है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा आपका भेद है गुण स्वर, तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा जो है आपका वह है आपका यण स्वर संधि, और पांचवा और अंतिम जो इसका प्रकार है वो है अयादि।
अब ध्यान दें इस बात पर, गौर करें इस बात पर कि ये जो मैंने प्रकार बताए हैं ये सब के सब इसी ऑर्डर में हो ये आवश्यक नहीं है, ये इसी तरीके से लिखे जाए ये जरूरी नहीं है। संधि में कोई सी संधि भी आप पहले पढ़ सकते हैं, या कोई ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि पहला प्रकार कौन सा है, स्वर संधि का पहला प्रकार कौन सा है। इसमें से पहला ना तो दीर्घ है, ना गुण है, और ना ही ये आदि है। कोई सा भी आप जो आपकी मर्जी करे वो आप इसमें से पहला प्रकार बता सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिहाज से ये ऑर्डर मेरे हिसाब से ठीक है, इसलिए हमने इस प्रकार से इसको लिखा है। ठीक है, क्लियर है। स्वर संधि के प्रकारों का ऑर्डर है वो निश्चित नहीं है, आप इसमें जैसे आपकी सुविधा लगे वैसे इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने के लिहाज से ये ठीक है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है यहां पर। तो चलिए इनको मैं एक बार सभी को इनके नियम लिख देता हूं मोटे मोटे तौर पर, और फिर एक एक संधि को हम डिटेल करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चलिए, जो दीर्घ स्वर संधि है प्यारे दोस्तों, देखो दोनों तरफ स्वर ही आने चाहिए, ये तो निश्चित हुआ। अब दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि समान स्वरों के योग से समान स्वर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? समान स्वर होते हैं। बहुत अच्छी सी बात है। इसमें दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दोनों तरफ दोनों पदों में क्या होते हैं? समान स्वर। दोनों पद में क्या होते हैं? समान स्वर। यानी पद का पहला वही स्वर होगा जो पद के दूसरे पद का पहला वर्ण होता है, और पहले पद का आखिरी वर्ण होता है, वो दोनों समान होने चाहिए। समान स्वर कैसे होने चाहिए, उदाहरण से पता चलेगा आपको। चलिए, अगर मैं गुण की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो स्वरों में यदि ए और पहले पद में ए या आ दिया हो, और इसके बाद ए आ के बाद क्या क्या दिया हो, ई उ और री, ये दिए हो तो ध्यान रखना, तो वहां पर गुण स्वर संधि कार्यरत होगी। वहां पर कौन सी संधि कार्यरत होगी? गुण स्वर संधि कार्यरत होगी। और इनका परिणाम क्या क्या निकलेगा वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखिएगा, ई के स्थान पर तो देखना ए आ के बाद में यदि ई आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगर उ आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। अगर ए आ के बाद में री आ रहा है तो इस री के स्थान पर अर हो जाएगा, और अर का रे आधा होगा। क्लियर है? ये बात अच्छे से समझना। बहुत यहां पर समझा देता हूं मैं, सारी की सारी पूरी की पूरी संधि समझा देता हूं। देखो, हमें स्वर संधि में किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, केवल इसमें 11 स्वर ही काम करेंगे। कितने स्वर होते हैं हिंदी में? 11 स्वर है, और 11 स्वर ही इसमें काम करेंगे। तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। जब दोनों पदों में समान स्वर हो तो वो वहां पर दीर्घ स्वर संधि कार्यरत होती है। जब संधि पदों के जो पहला पद है, पहला पद का आखिरी वर्ण, पहले पद का आखिरी वर्ण ए या आ हो, और उसके बाद में द्वितीय पद का पहला वर्ण यदि ई उ री हो, ए आ के बाद में देखो ए आ ई उ री, यहां तक तो आप पहुंच गए हैं। तो ये स्वर में ही है सबके सब। मैंने सीक्वेंस से इसलिए बताया है आपको। देखो, पूरी ए आई को है ना सीक्वेंस से ले रहे हैं हम। ए आ के बाद में यदि ई उ री आ जाए तो इनका परिणाम क्या होता है? यदि ए आ के बाद में ई आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उ आ जाए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। री आ जाए तो क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्लियर है? अब वृद्धि संधि में क्या होता है? ये है वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में यदि ए या आ के बाद यहां पर ये आपका प्लस, और यहां पर कौन कौन आ जाए? यहां पर देखना, ए आ के बाद में यदि ए आ जाए, यदि ए के साथ में आई आ जाए, यदि ओ आ जाए और औ आ जाए, इनमें से कोई सा भी एक आ जाए तो इनका परिणाम जो होगा प्यारे दोस्तों, अगर ए आ के बाद में ए आ रहा है तो बड़ा वाला हो जाएगा आई। यहां ओ छोटा ओ आ रहा है चाहे औ आ रहा है तो इसका भी बड़ा वाला रूप हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और इनका परिणाम क्या होगा? आई औ इसका परिणाम होगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से समझ रहे हैं आप इस बात को?
देखो डिफाइन कर रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। यदि वृद्धि संधि की बात की जाए तो वृद्धि संधि में क्या होता है, ए आ होता है और पहले पद का आखिरी वर्ण ए या आ होता है। ए या आ होने के बाद में यदि दूसरे पद का पहला वर्ण ए आ जाए, आई आ जाए, तो इनके स्थान पर तो आई हो जाता है, ओ आ जाए और ओ आ जाए तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ये वाला ओ, आओ। ठीक है, अब यण संधि की बात कर लेते हैं। अब यण संधि में देखना, यण संधि में क्या होता है, पहले ई, अब तक क्या आ रहा था, पहले ए आ, ठीक है, लेकिन यहां पर ई आ जाए, बड़ा ई आ जाए, ऊ आ जाए, ऊ आ जाए, री आ जाए और री आ जाए। ये संस्कृत में आता है ये री तो आपका, लेकिन यहां तक अब मैं आपको बता रहा हूं। और इनके सामने प्यारे दोस्तों क्या आ जाए, देखो इनके सामने क्या आ जाए, इनके सामने अगर कोई असमान स्वर आ जाए, असमान स्वर, यहां पर याद रखना, असमान, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, आराम से दोबारा देखना। इनके सामने कोई असमान स्वर आ जाए, असमान क्या आ जाए प्यारे दोस्तों, स्वर आ जाए, तो ई के स्थान पर तो क्या हो जाता है, इसके स्थान पर तो ये हो जाएगा, दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, यह। ठीक है, और इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर वह हो जाएगा, और री के स्थान पर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, री के स्थान पर र हो जाएगा, और री के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर ल हो जाएगा। अब देख लो इसको, य व र ल, ये संस्कृत ऑर्डर है मेरे दोस्त, ये क्या कौन सा ऑर्डर है, ये संस्कृत का ऑर्डर है, लेकिन हिंदी में यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा, ई ऊ री तक मिलेगा। री केवल संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है, इसलिए इसको आप ना भी याद रखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन री के बाद में कोई असमान स्वर आता है तो उसका लय बन जाता है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखो ई के बाद में यदि ई को छोड़कर कोई अन्य आता है तो ई के स्थान पर ये हो जाता है, क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र हो जाता है, और ये सब के सब अर्धाक्षर होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, अर्धाक्षर होते हैं। क्लियर है, चलिए लास्ट और अंतिम, यहां पर पूरी की पूरी स्वर संधि का मैं एनालिसिस करवा रहा हूं आपको एक बार रैंडमली, फिर एक एक को हम डिटेल करेंगे, बहुत अच्छे से उदाहरणों के माध्यम से बहुत प्यार से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा अयादी संधि है। देखो सब जगह क्या अभी तक मैंने व्यंजन का कहीं भी प्रयोग किया है क्या, व्यंजन नहीं आया ना इसमें, व्यंजन आया हो तो मुझे बताओ यार, कहीं भी व्यंजन नहीं आया। यहां पर सम्मान स्वर होंगे, यहां पर ए आ के बाद में ई ऊ री होगा, यहां पर यानी वृद्धि संधि में ए आ के बाद में ए आई ओ औ होंगे। अगर मैं यण संधि की बात करूं तो पहले पद में आखिरी वर्ण ई ऊ री होना चाहिए और बाद में कोई भी स्वर आ जाए, समान तो नहीं होना चाहिए, समान आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन यहां पर कोई असमान आया तो फिर वहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर यण संधि करेंगे। और अयादी संधि में क्या होता है, यदि पहले ए हो या आई हो, ओ हो या औ हो, और इनके बाद में कोई प्यारे दोस्त क्या जाए, इनके बाद में कोई असमान आ जाए, असमान स्वर होना चाहिए, वो भी क्या स्वर होना चाहिए। अगर ए के सामने कोई असमान आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, आई का ये आधा। अगर आई के सामने आ रहा है तो इसका हो जाएगा अव, और अव का वह आधा। अगर ध्यान रखिएगा, अगर ओ के सामने कोई असमान स्वर आ रहा है, ओ के सामने कोई असमान स्वर आ रहा है तो यहां पर हो जाएगा आई। ठीक, अगर हाँ याद रखिएगा, औ के सामने असमान स्वर आ रहा है तो यहां पर हो जाएगा आप। ठीक है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ये आई यहां पर होगा,
ये यहां पर देखिएगा, ये यहां पर क्या लिखा जाएगा प्यारे दोस्त, यहां पर आएगा आय और यहां पर आएगा अव। यहां पर क्या आएगा, अव। तो इस प्रकार से यदि आपके सामने आता है तो यहां पर अयादी संधि कार्य करेगी। कौन सी संधि कार्य करेगी, अयादी संधि कार्य करेगी। अब ये संधि के 5 प्रकार हैं। कौन सी संधि के 5 प्रकार हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। और स्वर संधि के 5 प्रकारों को आपको एक बार रैंडमली मोटा मोटा मैंने दिखा दिया यहां पर, एक बार देखिएगा। फिर उसके बाद में एक एक संधि को लेंगे हम, लेकिन पहले एक बार इनको सरसरी निगाहों से आप जरूर देख लें। चलो, सम्मान स्वर जहां आए, कौन सी संधि हुई बताओ, फटाफट बताओ। जहां सम्मान स्वर आए और फिर इनका जो निष्कर्ष है वो भी सम्मान स्वर के रूप में निकलेगा। सम्मान स्वर कैसे, जैसे ए के बाद में ए आ गया, मान लो ए के बाद में मान लो आ गया, है ना, तो ये सम्मानित जो है सम्मान स्वर है। अब इनका निष्कर्ष क्या निकलेगा उसकी तो हम बाद में चर्चा करेंगे डिटेल से, लेकिन ये सम्मान स्वर है। अगर ऐसा हो तो वहां पर कौन सी संधि कार्य करेगी मेरे दोस्त, वहां पर दीर्घ स्वर संधि कार्य करेगी। ठीक है। अगर गुण स्वर संधि की बात की जाए तो ए के बाद ए आ के बाद में गुण स्वर संधि की बात करें तो पहले पद में आखिरी वर्ण ए या आ होगा। मैं बात भी कर लेता हूं, एक दो उदाहरण भी दे देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सम्मान स्वर वाला तो हमने पहले देखा था, परम धर्म परम अर्थ। अब यहां पर देख लेता हूं मैं, यहां पर एक उदाहरण दे देता हूं मैं आपको बढ़िया सा, जैसे बड़ धन अग्नि, ये एक उदाहरण है बहुत बढ़िया सा। तो देखो पहला पद है बड़व, और बड़व का ये जो आखिरी वर्ण है मेरे दोस्त, ये क्या है, वह है। क्या है, वह। और वह में कौन मिला हुआ है, ए। बोलो वह, ए की ध्वनि आ रही है ना, तो वह में कौन मिला हुआ है, ए मिला हुआ। तो यहां पर ए है और सामने भी कौन है, सामने भी तो ए है। तो क्या हुए, ये सम्मान हुए कि सम्मान हुए यार, ये सम्मान हुए। ये सम्मान हुए तो यहां पर संधि कौन सी हो गई, आंख बंद करके आप संधि कर सकते हैं कि यहां पर कौन सी संधि हो गई है, यहां पर हो गई है आपकी दीर्घ स्वर संधि हो गई है। और ए मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, आ का निर्माण करते हैं। अब ये आ कहां लगाना है, इस व में आ लगा देना है। तो देखना इसका जो संधि रूप होगा, ये तो संधि विच्छेद रूप है, और संधि रूप होगा वो क्या होगा, बैड। व का क्या हो जाएगा, आ लगेगा तो वाह, और गनी का गनी हो जाएगा, और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, बड़वागनी। ठीक है, जठराग्नि, बड़वाग्नि। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। ये उदाहरण भी बहुत काम के ले रहा हूं मैं आपके लिए, तो क्लियर है ना। यहां पर तो सम्मान स्वर होते हैं। अब गुण संधि का एक उदाहरण दे देता हूं, केवल एक एक उदाहरण देता हूं, उसके बाद में हम जैसे जैसे एक एक संधि को लेंगे तो बहुत सारे उदाहरणों की चर्चा हम करेंगे। ठीक है। चलिए, अगर मैं गुण संधि की बात करूं तो गुण संधि में पहले पद का आखिरी वर्ण ए या आ में से होना चाहिए। जैसे महा, धन, उत्सव। अब यहां पर देख लो यार, यहां पहला पद क्या है, ए। देखो पहला पद महा है, और महा में जो आखिरी वर्ण है, महा में जो आखिरी वर्ण है वो क्या है, हा है। और हा में कौन मिला हुआ है दोस्त, आ मिला हुआ है। बताओ ये शर्त पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ए या आ वाली हो रही है। गुण संधि की शर्त है ये कि पहले पद का आखिरी वर्ण ए या आ होना चाहिए। बिल्कुल है जी। और सामने बताओ क्या शर्त रखी है, या तो ई होना चाहिए, या उ होना चाहिए, या री होना चाहिए। तो कौन है इसमें, उ है। और उ है, अगर उ है सामने, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, उ है। तो देखो ए आ के बाद में उ आए तो क्या हो जाता है प्यारे दोस्त, ये देखिए यहां पर बहुत अच्छे से गौर से देख, यहां पर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये लो जोड़ दो इनको, मैं का मैं है में से आ निकाल लिया था तो है आधा बचा है, लेकिन इसमें आगे आ में उ जोड़ दिया तो इस उ और आ को मिलाने से क्या बना था, ओ की मात्रा में यहां लगा दूं, और तसव का तसव बचा आगे, तो क्या बनकर तैयार हुआ प्यारे दोस्तों, महोत्सव बनकर के तैयार हो गया है। ये गुण संधि का एक प्यारा सा उदाहरण था। ठीक है। यदि वृद्धि संधि की मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर देखना वृद्धि संधि की एक बहुत अच्छा सा उदाहरण आप ले सकते हैं, परम धन औषध।
परम धन औसत। तो यहां पर देखो पहला नियम काम में आ रहा है क्या, पहले पद का आखिरी वर्ण जिसमें या तो ए होना चाहिए या आ होना चाहिए। जो पहला पद कौन सा है बताओ, पहला पद कौन सा है, आप ही बता दो यार। पहला पद ये रहा, परम है पहला पद, और इसका आखिरी वर्ण कौन है, मैं है, और मैं में कौन मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं है। तो ये शर्त तो पूरी हुई कि ए या आ इसमें होना चाहिए, तो है। अब आगे इनमें से क्या आना चाहिए, या तो ए आना चाहिए, आई आना चाहिए, ओ आना चाहिए, औ आना चाहिए। तो औ है इसमें ऑलरेडी, ये लो औ है, तो इसमें औ है। अब क्या करना है आपको, संधि कर देनी है। देखो पहले पद का आखिरी वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण, इसको ही चेंज करना है आपको। मैंने पहले ही आपको शर्त बता दी है कि इसमें यही बदलना है, इसके अलावा पूरे शब्द को ऐसे कैसे, आपको पूरे पद को ऐसे कैसे उतार देना है या लिख देना है। तो देखना तैर, अब इस मैं से ए निकाला तो मैं कैसा बचा था, आधा बचा था, लेकिन इस ए में ओ मिलने से क्या हो गया, ये औ में बदल गया। यहां पर देखो मैंने बताया है औ या औ मिलेगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा, ठीक है, यहां पर बता रखा है मैंने। तो ये परमौ और शद का शद लिख रहे हैं यहां पर, तो क्या बनकर तैयार हुआ प्यारे दोस्तों, परमौषध। क्लियर है, ये इसका बहुत बढ़िया सा उदाहरण था। चलिए आगे चल करके हम यण संधि की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, यण संधि की बात कर लेते हैं। तो यण संधि में क्या होगा, पहले ई उ री, इनमें से एक होना चाहिए, पहले पद का आखिरी वर्ण इनमें से एक होना चाहिए। तो देख लेते हैं, बहुत बढ़िया सी तरीके से देख लेते हैं। यदि मैं यहां पर बात करूं तो एक बढ़िया सा उदाहरण है, प्रतिधन एक। क्या है, प्रतिधन एक। तो पहला पद कौन है, प्रति है ना, पहला पद कौन है भैया, प्रति है। और प्रति, अगर प्रति पहला पद है तो इसका आखिरी वर्ण कौन है, ती है। इसका आखिरी वर्ण कौन है, ती। ती में कौन मिला हुआ है, ई। छोटा कि बड़ा, छोटा ई मिला हुआ। अगर मैं बात करूं ई के बाद में ए आया है तो इन दोनों का मिलकर क्या होता है बताओ, ई का क्या बनता है यार, यहां पर ये बनता है, क्या बनता है, ये। और आगे मात्रा किसकी लग जाएगी, ए की मात्रा लग जाएगी। देखो बिल्कुल असमान आया है, ई के बाद में ए आया है, ई के बाद में असमान होने के कारण यहां पर यण संधि काम कर रही है। और यण संधि काम कर रही है तो प्यारे दोस्त यहां पर प्र का तो प्र हो जाएगा। टी में से ई की मात्रा निकालें तो तय कैसा बचेगा बताओ, आधा बचेगा। और तय आधा बचेगा, आगे क्या लिखा हुआ है, इस ई का क्या बनेगा, यह बनेगा। क्या बनेगा, यह। मात्रा किसकी लगाऊं, ए की मात्रा लगा दो तो प्रत्यय, और आगे कौन बचा है, क। तो क्या बनकर तैयार हुआ, प्रत्येक बनकर के तैयार हुआ। बहुत डिटेल से हम यण संधि को जब लेंगे तो बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इसको हम पढ़ेंगे, और ऐसे पढ़ेंगे जैसे आज से पहले चाहे आपने संधि पढ़ी है नहीं पढ़ी है, लेकिन आज के बाद में संधि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि संधि कोई नया चैप्टर है या फिर संधि बहुत हार्ड चैप्टर है, बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है प्यारे दोस्तों। चलिए अब जो स्वर संधि का पांचवा प्रकार है उसकी मैं बात कर लेता हूं, यह है अयादि। और अयादि में क्या होता है देखना, इसके ऊपर मैं उदाहरण दे रहा हूं प्यारे दोस्तों, यहां पर स्पेस नीचे नहीं होने के कारण यहां पर उदाहरण दे रहा हूं। तो इसमें पहले पद में क्या होना चाहिए, आखिरी वर्ण ए आई ओ औ होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखना मैं लिख देता हूं आपके लिए, पौ धन अक। ये देखो पहला पद पौ है और दूसरा पद अक है। पहला पद पौ होने के कारण इसमें कौन मिला हुआ है प्यारे दोस्त, औ मिला हुआ है। ये लो एक शर्त पूरी होगी, ए आई ओ औ में से कोई एक है कि नहीं है, ये है ना, इसमें ये है, बिल्कुल है। तो ओ है और एक ओ के बाद में असमान है। अगर ओ के बाद में असमान आए तो इस ओ का क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो देखना ये असमान है कौन, ए। अब इसको मैं जोड़ देता हूं तो पौ में से क्या निकला, ओ निकला। तो पै कैसा बचा था, आधा बचा था। अब इस आधा बचा था तो इसके बाद में हम आव जोड़ेंगे तो पै का पा, पै का पाव, पै का क्या हो जाएगा, पाव हो जाएगा। लेकिन आगे कौन है, अक है। अक में से ए इसमें मिल जाएगा, वह में तो वह पूरा हो जाएगा और बाकी कौन बचा है, क्या बचा है प्यारे दोस्त, तो बनकर तैयार हुआ पावक। क्लियर है। तो ये सभी स्वर संधि की सभी प्रकारों के एक एक उदाहरण देकर के मैंने बताया है, क्योंकि इसको हम डिटेल करेंगे
तो इसलिए मैंने केवल एक ही उदाहरण दिया है, बाकी तो हम पूरी संधियों के सभी के 10-10, 5-5 उदाहरण लेकर के बहुत अच्छे से इसको मांझ करके रख देंगे आज, ताकि हमें पता चल जाए कि किस प्रकार से संधि को हम तोड़ मरोड़ करके और उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। संधि बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक है। बताओ ए आई के अलावा हमने इसमें कुछ रखा है क्या? भाई स्वरों के अलावा हमने इस संधि में कुछ भी रखा है क्या? कुछ भी नहीं रखा। कुछ भी नहीं रखा तो हम घबरा क्यों जाते हैं? फिर घबराने वाली कौन सी बात है यार? घबरा क्यों जाते हैं कि यार संधि इतना बड़ा टॉपिक है, कैसे आएगा? पहले स्वर संधि पढ़ो, फिर व्यंजन संधि पढ़ो, फिर विसर्ग संधि पढ़ो, फिर स्वर संधि के प्रकार पढ़ो, स्वर संधि के प्रकारों के उदाहरण कैसे याद करें? उदाहरण रटे थोड़ी जाते हैं यार, उदाहरण रटने लायक टॉपिक, ये उदाहरण रटे नहीं जा सकते। और संधि का टॉपिक ऐसा है जिसको यदि आप रटने का प्रयास करेंगे, यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न ठीक नहीं होगा संधि में से। लेकिन यदि आप संधि को समझ रहे हैं तो संधि का एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे आप, अगर आपने समझ करके संधि को पढ़ लिया है। तो चलिए खैर, आज के लिए मैं शायद इतना ही रखूंगा। और स्वर संधि में जो पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी है, समझ में आई है, और कितनी समझ में आई है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे दोस्तों। आने वाली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए IIT अकेडमी सीकर के साथ। जय हिंद, जय भारत।